नमस्कार। आज हम अज्ञे जी की एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी जयदोल इस पर बात करेंगे। जी। ये कहानी हमें लेफ्टिनेंट सागर के नज़रिए से असम के उस ऐतिहासिक माहौल में ले जाती है। हाँ, जहाँ वो अनजाने में फंस जाता है और फिर मतलब अतीत जैसे जिंदा हो उठता है उसके सामने। बिल्कुल। और हमारे पास स्रोत के तौर पर अज्ञे जी की यही कहानी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के भावों को समझें, इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है हाँ, और इसमें जो प्रतीक छिपे हैं उन पर थोड़ी बात करें। और लेफ्टिनेंट सागर की यात्रा वो सिर्फ एक सफर नहीं है, वो उसके मन का एक द्वंद्व भी है। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी की गहराइयों में उतरना। तो कहानी की शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट सागर की कह सकते हैं एक उतावली से। हाँ, वो 3 दिन से बारिश में फंसा हुआ था और जैसे ही मौसम खुला, बस उसे शिव सागर के मंदिर देखने जाना था। शिवदोल, रुद्रदोल, जयदोल। अच्छा, लोगों ने उसे टोका भी था कि मौसम ठीक नहीं है या रास्ता। हाँ, चेतावनियां मिली थीं, हाँ। पर वो रुका नहीं। उसे वो नाम खींच रहे थे, सागर, दोल। सागर तो उसका अपना नाम भी है और दोल उसकी कल्पना कर रहा था वो। हाँ, कि ताल के किनारे मंदिर होगा और चांदनी रात में पानी में उसकी परछाई झूलेगी। एक एक हिंडोले की तरह। एक एक काव्यात्मक सोच लेकर चला था वो। बिल्कुल। लेकिन ये सोच जो है वो असलियत से टकराती है बहुत जल्दी। कैसे? शिवसागर पहुंचने से कोई 7 मील पहले ही हाँ। उसका ट्रक हाँ, वो कच्ची सड़क के कीचड़ में ऐसा फंसता है कि बस निकाल ही नहीं पाता। निकल ही नहीं पाता। स्टीयरिंग एकदम नरम पड़ जाता है, पहिए कीचड़ उछालते हैं लेकिन गाड़ी हिलती नहीं। अच्छा। बेलचे, जंजीरें, सब कोशिशें बेकार। और ट्रक धंसता जाता है। हाँ, और धंसता जाता है। यहाँ तक कि गियर बॉक्स डूब जाता है, इंजन बंद पड़ जाता है, फिर स्टार्ट ही नहीं होता। ओ, ये तो बुरी स्थिति हो गई। बहुत बुरी। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, सागर की मनस्थिति। क्या? वो नहीं चाहता कि उसका जो मातहत है गुरुंग गोरखा, वो उसके चेहरे पर कोई परेशानी या झुंझलाहट देखे। अच्छा, वो अफसरी का एक पर्दा बनाए रखना चाहता है। हाँ, बिल्कुल, फौजी अनुशासन। पर अंदर ही अंदर वो झेप रहा है शायद। गोरखा बोलते कम है पर उनकी आंखें पढ़ लेती हैं। तो फिर गाड़ी फंसी है, रात हो रही है। तो सागर फैसला करता है कि वो खुद बंदोबस्त करने जाएगा, मदद लाने। कीचड़ में, अंधेरे में। हाँ, उसे पता है कि रात में मदद मिलना मुश्किल है। शिवसागर भी दूर है और कोई दूसरा सागर मतलब कस्बा या गांव वो भी पास नहीं लगता। और यहीं उसके मन में वो ख्याल आता है जयमती का। हाँ, जय सागर का वो बीहड़ मैदान और रानी जयमती को जो यातनाएं दी गई थीं, वो सब याद आता है उसे। कहानी यहीं से इतिहास से जुड़ने लगती है। वो ये भी सोचता है कि पैदल चला जाए शिवसागर या गाड़ी में ही रात गुजारे। और गुरुंग का भी ख्याल है उसे कि वो भूखा होगा। वो अफसरी का कायदा भी है और एक मानवीय चिंता भी। द्वंद्व है उसके मन में, जिम्मेदारी है, मजबूरी है, अनिश्चितता है। फिर वो कीचड़ में रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ता है, कहीं कोई गांव दिख जाए शायद। पता नहीं चल रहा कि सड़क कहाँ है, मैदान कहाँ है। हाँ, सब कीचड़ ही कीचड़। फिर उसे एक पुल मिलता है और 2 रास्ते। अच्छा। वो ऊंची जमीन वाला रास्ता चुनता है। शायद कुछ दिखे, शायद कीचड़ कम हो। और वो रास्ता उसे कहाँ ले जाता है? वो एक ऊंची पटरी जैसा रास्ता है, कई मोड़ हैं उसमें, धान के खेत की मेड़ जैसा लगता है। और चलते चलते दूर उसे एक इमारत की हल्की सी एक धुंधली सी रूपरेखा दिखती है। बादलों से अलग? हाँ, बादलों की रेखा से अलग। वो अंदाजा लगाता है कि ये कोई आम असमिया घर नहीं है, कुछ अलग है। और वो उस तरफ बढ़ने लगता है। हाँ, और जैसे जैसे पास पहुंचता है, चांद भी बादलों से निकलता है, हल्की सी झलक दिखती है। और वो पहचान लेता है। हाँ, वो पहचान लेता है। एक दुमंजिली बारादरी जैसी इमारत है, मेहराबें हैं। ये अहोम राजाओं का क्रीड़ा भवन है। रंग महल या हवा महल भी कहते हैं शायद। हाँ, रंग महल या हवा महल। और तभी उसे याद आता है कि ये तो उसी पखार की किनारे पर है जहाँ रानी जयमती को, हाँ, जहाँ रानी जयमती को यंत्रणा दी गई थी। ये जगह, ये इमारत अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहती। उसका मतलब बदल जाता है। बिल्कुल। और अगे यहाँ माहौल को जैसे जिंदा कर देते हैं। हवा की सनसनाहट, नरसल यानी सरकंडों की फुसफुसाहट, जैसे वो जगह खुद कुछ कहना चाह रही हो। चांद फिर छिप जाता है, उसे ट्रक की दिशा का भी अंदाजा नहीं लगता। तो वो सोचता है महल में शायद कोई सूखी जगह मिल जाए, आग जला सकें। ट्रक की कीचड़ भरी रात से तो बेहतर ही है। हाँ, ये तो है। तो वो महल की ऊंची कुर्सी पर बनी सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और वहाँ का माहौल कैसा है? सीढ़ियों पर जैसे हवा चीखती है,
तो सागर हौले से फुसफुसाता है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, मैं सागर आसरा ढूंढता हूँ। और हवा का जवाब? हवा जैसे खिसियाकर हंसती है। आवाज आती है, ये हवा महल है, अहोम राजा का लीलागार, क्रीड़ा भवन, यहाँ आसरा। अरे ये तो बड़ा अजीब अनुभव है, जैसे महल ये बोल रहा हो। हाँ, ये कहानी को एक अलग ही तल पर ले जाता है। मनोविज्ञानिक या कहें कि अलौकिक सा। नीचे देखता है तो महाशून्य दिखता है, बादलों में नमी और ज्वाला का आभास, पठार का आक्रोश। वो थक कर एक सीढ़ी पर बैठ जाता है, आंखें भारी हो रही हैं। और यहीं से उसका मन अतीत में उतरना शुरू करता है। वो कल्पना करता है चूलिकफा की। हाँ, वो कल्पना करता है कि शायद इसी मेहराब के नीचे वो अहोम राजा चूलिकफा खड़ा होता होगा, अपने उन राजकुमारों को देखता होगा जिनके अंग काट दिए गए, शत शरीर, और इशारा करता होगा यातना बढ़ाने का। चूलिकफा, इसका इतिहास क्या है? कहानी में इसका जिक्र आता है? हाँ, ये जानना जरूरी है कहानी को समझने के लिए। अहोम राजवंश में एक मान्यता थी कि राजा बनने के लिए शरीर का अक्षत होना जरूरी है, मतलब कोई अंग कटा-फटा न हो। अच्छा। चूलिकफा, जिसे लरा राजा या लड़का राजा भी कहते थे, उसने जब सत्ता हथियाई तो अपने रास्ते के सारे कांटे, यानी जो भी राजकुमार राजा बन सकते था, हाँ। उन्हें रास्ते से हटाने का एक बहुत ही नृशंस तरीका निकाला। क्या हत्या नहीं? हत्या नहीं, उससे भी शायद ज्यादा भयानक। वो उन्हें अक्षत नहीं रहने देता था। किसी का कान कटवा दिया, किसी की हाथ की छोटी उंगली छिगुनी, ताकि वो राजा बनने के लायक ही ना रहे। बिल्कुल। कहानी में जिक्र है कि कैसे उसके सेनापति को गुप्त आज्ञा थी और सुबह दरबार में थाल में सजाकर वो कटे हुए अंग एक विभत्स उपहार की तरह पेश किए जाते थे। उफ, ये तो बहुत ही क्रूर है। और चोलिकफा गुमट ठुकरा देता था अपनी सत्ता के नशे में। लेकिन एक राजकुमार गदा पानी, वो अक्षत बचकर भाग निकला। अच्छा। हाँ, और उसने नगा पहाड़ियों में जाकर शरण ली। अहोम राजाओं और नगा जातियों में पुराना वैर था, लेकिन उसे वहां शरण मिल गई। और चूलिकफा को ये पता चला? जब पता चला तो वो बौखला गया, और यहीं से कहानी जयमती पर आती है। गदापानी की पत्नी रानी जयमती। हाँ, चूलिकफा को लगा कि जयमती को जरूर पता होगा कि उसका पति कहाँ छिपा है। और जयमती बहुत सुंदर थी और प्रजा में बहुत लोकप्रिय भी। चूलिकफा ने ठान लिया कि इससे पति का पता उगलवाना है। उसे जयमती की जान नहीं चाहिए थी। नहीं, उसका सोचना था कि प्रजा की हड्डी बोटी पर राजा का हक है। उसे बस गदा पानी का पता चाहिए था, या फिर अगर वो ना मिले तो उसका कटा हुआ कान या छिगुनी, ताकि वो हमेशा के लिए रेस से बाहर हो जाए। सत्ता का नशा और क्रूरता। हाँ, इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ सागर, जो रंग महल की सीढ़ियों पर थका बैठा है, वो एक तरह के सपने में या वहम में चला जाता है। हाँ, आप कह सकते हैं एक मति भ्रम की स्थिति। उसे लगता है जैसे वो वक्त में पीछे चला गया है और वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। क्या देखता है वो? उसे सामने खुला मैदान दिखता है, वही नरसलों की साई साई की आवाज, हवा जैसे रो रही है, मेहराबें फुंकार रही हैं, और जयमती। पानी की बौछार उसे कोड़ों की मार जैसी लगती है। और फिर उसे मंच पर खड़ी जयमती दिखती है। 7 दिन हो चुके हैं यातना सहते हुए, भूखी, प्यासी, अपमानित, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट संकल्प है। वो अडिग खड़ी है। अज्ञे ने ये दृश्य बहुत बहुत शक्तिशाली रचा है। हाँ, लाखों की भीड़ है पर सब बेबस है। जयमती अकेली है और तभी एक तीखी करुण चीख सुनाई देती है। जयमती की चीख? हाँ, सागर बेचैन हो जाता है। क्या जयमती टूट गई? और तभी उसे पीछे से आवाज आती है। कोई कहता है, मैं राजा हूँ। चूलिकफा। हाँ, सागर मुड़कर देखता है। सुनहरे वस्त्र पहने हैं पर शरीर लगभग अधनंगा सा है। नाक गर्व से फूली हुई, आंखें लाल, उनमें नशा है, गर्व है, विलास है और नृशंसता है। वो जयमती को तिरस्कार से देखता है। जयमती। सागर के मन में आता है कि कहे नृशंस राक्षस, पर कह नहीं पाता। और जयमती चीख के बाद वो लड़खड़ाती है। शायद कोड़े मारने वाले भी एक पल को रुक जाते हैं। और तभी मंच पर एक नगा योद्धा आता है। नगा योद्धा? हाँ, सिर पर कलगी, गले में शायद मुंडों की माला, शरीर पर बाघ जैसी रेखाएं खींची हुई, हाथ में बर्छी। वो क्या कहता है उनसे?
वो जयमती से कहता है, तुम्हारा साहस धन्य है, पर अब ये अपमान क्यों सह रही हो? राजा का बल बहुत है, तुम पता बता दो, मुक्त हो जाओ। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। हाँ, वो तर्क देता है, कहता है कि चूलिकफा को तुम्हारे पति के प्राण नहीं चाहिए, वो तो बस अपनी रक्षा चाहता है। कुमार का एक कान यचकुनी तो देनी है, इसमें क्या है? पता बता दो, तुम्हारा मान भी बचेगा और पति के प्राण भी। ये तो बड़ा अजीब तर्क है, व्यवहारिक लग सकता है पर। हाँ, ये एक तरह का प्रलोभन है, एक समझौता करने की बात है। और पीछे खड़ा चूलिकफा क्रूरता से मुस्कुरा रहा है। सागर उसे देखता है, उलझना चाहता है, पूछता है, क्या? चूलिकफा जवाब देता है, मैं चूलिकफा, डरपोक, अभी जानेगा, पर अभी तो मेरे काम की कह रहा है। मतलब चूलिकफा भी इस नगा की बातों से खुश है। हाँ, फिर वो नगा योद्धा जयमती के और पास जाता है, फुसफुसाकर कहता है कि कुमार तो नगा सरदार के पास सुरक्षित है, तुम क्यों कष्ट उठा रही हो, पता बता दो। और जयमती का जवाब? बस यही जयमती का असली रूप सामने आता है। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाती है। वो तनकर खड़ी हो जाती है। हाँ, और उस नगा को जवाब देती है, कायर, नपुंसक, तुम नगा कैसे हुए? कुमार तो अमर है, क्या लोग कहेंगे? रानी जयमती ने देह की यंत्रणा से घबराकर पता बता दिया, हट जाओ। वाह, क्या तेवर है। ये सिर्फ एक रानी का जवाब नहीं है, ये सिद्धांत की आवाज है, ये उसूलों पर टिके रहने की मिसाल है। पूरी भीड़ में जैसे सिहरन तोड़ जाती है, प्रकृति भी जैसे कांप उठती है, नरसल, पानी, हवा, बादल, सब। अब पता नहीं यातना की कौन सी रात है, 7वीं या 9वीं। जयमती चुप है। क्या ये उसका दृढ़ संकल्प है या अब वो अशक्त हो चुकी है? तभी एक और नगावीर आता है, या शायद वही है। हाँ, कहानी में ये स्पष्ट नहीं। वो पुकारता है, जयमती, रानी जयमती। वो क्या कहता है? वो कहता है, मैं उसी नागा सरदार का दूत हूँ जिसके यहाँ कुमार ने शरण ली है। तुम कुमार का पता बता दो, सरदार उसकी रक्षा करेंगे, वो सुरक्षित है। फिर से वही बात। हाँ, रानी बहुत कष्ट में है। हाँ, बस इतना कह पाती है, नीच, पानी पीती है। और फिर वो भीड़ को देखती है और कहती है, कुमार सुरक्षित है और कुमार की ये लाख लाख प्रजा जो उनके लिए आंखें बिछाए हैं, एक नेता के लिए मैं उसकी आशा तोड़ दूं? वो प्रजा के बारे में सोच रही है। हाँ, वो उस नगा दूत से कहती है, ये प्रजा कुमार की है, जाकर नगा सरदार से कहना, पर तू तो उस गिद्ध चूलिकफा की तरफ इशारा करके कि प्रजा है, जा उसके गंदे पंजे को चाट। कितना तीखा व्यंग है। और तभी वो नागा पूछता है, कहाँ है मेरा राजा? चूलिकफा जवाब देता है। हाँ, चूलिकफा पुकारता है, मैं ये हूँ अहोम राज्य का एक छत्र शासक। और वो नगा युवक अचानक तेजी से चूलिकफा की तरफ बढ़ता है। यहीं पर क्लाइमैक्स आता है सागर के स्वप्न का। हाँ, भीड़ का रंग बदलता है, जो नगा दर्शक हैं उनमें जैसे कोई व्यवस्था आ जाती है। और वो युवक, वो बर्छी का सहारा लेकर सीढ़ियां फांदता हुआ चूलिकफा तक पहुंच जाता है, उसे घिरा देता है और उसकी छाती पर चढ़ जाता है। अरे! पूरी जनता में जैसे बिजली कौंध जाती है, नारे लगते हैं, कुमार की जय। लोग मंच पर चढ़ जाते हैं, जल्लादों को गिरा देते हैं, जयमती पर कपड़ा डालते हैं, उसके बंधन खोलते हैं। लेकिन सागर कुछ और भी देखता है। हाँ, वो देखता है कि नगा युवक निहत्था है, लेकिन नीचे गिरे चूलिकफा के हाथ में एक डाव है, असामिया तलवार या बड़ा चाकू। और वो उसे नगा युवक के कान के पीछे सांध रहा है। चूलिकफा पहचान गया कि खुद कुमार गदापानी है। हाँ, और अगर उसका कान कट गया या वो जरा भी शत हो गया तो वो राजा नहीं बन पाएगा। ये तो आखिरी चाल है चूलिकफा की। बिल्कुल। और सागर ये अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। वो चूलिकफा का हाथ पकड़ने के लिए उछलता है, पर वो तो सीढ़ियों पर है, सपने में है। हाँ, वो फिसल कर गिर पड़ता है। चूलिकफा का हाथ सच चुका है। अब क्या होता है? और तभी लेफ्टिनेंट सागर, जो असल में रंग महल की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा है, अपनी कमर से रिवॉल्वर निकालता है और दाग देता है। धाएं। गोली चला दी उसने। हाँ। किस पर? चूलिकफा पर, या उस वक्त पर, या अपने अंदर के उस अन्याय बोध पर, पता नहीं। अज्ञे इसे खुला छोड़ देते हैं। चारों तरफ धुआं छा जाता है, आग, जैसे रंग महल जल रहा हो। जय के नारे गूंजते हैं, कुमार की जय या जयमती की जय, पता नहीं। और इसी गोली की आवाज से सागर जाग जाता है। हाँ, सहसा, हक्का बक्का, उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। और बाहर असलियत में दूर से उसे 2 ट्रकों की बत्तियां दिखती हैं, सर्च लाइट घूम रही है, हॉर्न की आवाजें आ रही हैं। हाँ। मदद आ गई। हाँ। बचाव दल पहुंच गया है।
वो अपना भीगा बदन झाड़कर उठता है। उसे एहसास होता है कि वो रंग महल की सीढ़ियों पर ही सो गया था। चांद निकल आया है वो मेहराब को देखता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है। वहां गुरुंग उसे मिलता है। हाँ, वो गुरुंग कहता है, साहब दूसरा गाड़ी आ गया, टो करके ले जाएगा। और फिर कहानी का वो अंतिम दृश्य। हाँ, सागर सामने देखता है, दूर जयसागर ताल, वो चमक रहा है चांदनी में। और उसके किनारे पर मंदिर जयदोल बादलों के बीच जैसे कांप रहा है, चांदनी में नहाया हुआ, एक हिंडोले जैसा। वही हिंडोला जिसकी कल्पना वो शुरू में कर रहा था। हाँ, लेकिन अब उसका मतलब बहुत गहरा हो गया है। और यहीं अज्ञेय वो सवाल पूछते हैं जो पूरी कहानी का सार है। क्या ये जयदोल, ये किसका प्रतीक है? क्या ये रानी जयमती के अभिमान का प्रतीक है, या उस नारी के साहस का जिसने संकट में पुरुष का मार्गदर्शन किया? या फिर ये मानव मात्र की उस अदम्य स्वातंत्र प्रेरणा का प्रतीक है जो कभी हार नहीं मानती, जो अभीत है, जिसे डर नहीं, जो अज्ञेय है, जिसे पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, और जो हमेशा जय पाती है। जयदोल अज्ञेय लेखक का नाम भी प्रतीक बन जाता है अंत में। टिग है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, दोल की कल्पना पर अब उस कल्पना का अर्थ बहुत बहुत गहरा हो चुका है। तो सागर की ये यात्रा सिर्फ शिवसागर तक नहीं थी। नहीं, ये यात्रा इतिहास में, मिथक में, मानवीय चेतना की गहराइयों में उतर गई थी। कीचड़ में फंसना, रंग महल का अनुभव, वो सपना, ये सब उसे उस अंतिम दृश्य और उस गहरे सवाल तक ले आए। हाँ, तो अगर हम इस कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालना चाहें तो क्या होंगी? मेरे ख्याल से एक तो ये कि इतिहास वो सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, वो जगहों में, खंडहरों में जिंदा रहता है और कभी-कभी हमारे आज पर दस्तक देता है। बिल्कुल। दूसरी बात, व्यक्तिगत साहस और नैतिक बल का महत्व। जयमती का चरित्र ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों पर टिका रह सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। हाँ, और तीसरी बात शायद ये कि आज का इंसान अपनी सारी तकनीकी तरक्की के बावजूद वो इतिहास से अपनी अंतरात्मा की आवाजों से कट नहीं सकता। हाँ, सागर का अनुभव उसे कहीं न कहीं बदल देता है। ये कहानी हमें अपने स्मारकों को देखने का एक नया नजरिया भी देती है। सही कहा। क्या जयदोल सिर्फ एक पत्थर का मंदिर है, या वो उन अनगिनत संघर्षों, जीतों, बलिदानों का प्रतीक है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं? वाकई जयदोल पढ़ना सिर्फ एक कहानी पढ़ना नहीं है, ये एक गहरा अनुभव है। अज्ञेय की भाषा, उनके प्रतीक, वो ऐतिहासिक संदर्भ, सब मिलकर इसे यादगार बनाते हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत अज्ञेय जी की कहानी जयदोल पर। उम्मीद है कि श्रोताओं को ये विश्लेषण रोचक लगा होगा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हम सब भी तो कभी न कभी अपने जीवन में इतिहास की कोई गूंज सुनते हैं, किसी पुरानी कहानी का असर महसूस करते हैं। सवाल ये है कि हम उन गूंजों का क्या मतलब निकालते हैं और वो हमारे आज को, हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इस साहित्यिक यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी और हमारी चर्चा पसंद आई तो कृपया आज की कहानी चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, और वो जो घंटी का आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको फौरन पता चल जाए। आपके कमेंट्स हमें बहुत हौसला देते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।